हेलो फ्रेंड्स, मैं अक्षय गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी मुद्रास्फीति के प्रकार पर और उसके विषय में हमने विस्तृत चर्चा की थी और उसी के साथ हमारी मुद्रास्फीति खत्म हो गई थी। तो अब हमारा अगला टॉपिक है अपस्फीति। अपस्फीति को जनरल भाषा में मुद्रास्फीति का अपोजिट भी कह सकते हैं, क्योंकि अब मुद्रास्फीति में जो वस्तु वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि होती थी, जबकि अपस्फीति में वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है। आइए हम उसे आगे विस्तृत रूप से समझेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपस्फीति क्या होती है। अपस्फीति को अंग्रेजी भाषा में डिफ्लेशन कहते हैं। अब हम समझेंगे कि मुद्रास्फीति क्या होती है, अपस्फीति क्या होती है, अपस्फीति किन कारणों से होती है, इसके क्या परिणाम होते हैं तथा ऐसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आज हम इन सभी विषयों में चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा है अपस्फीति। तो अपस्फीति किसे कहते हैं? बस जिस प्रकार मुद्रास्फीति में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होती थी, उसी के ठीक अपोजिट अपस्फीति में वस्तु एवं सेवाओं के समान मूल्य स्तर में गिरावट आती है। अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट को ही अपस्फीति कहते हैं। सेकंड, जब मुद्रास्फीति की दर नकारात्मक अर्थात शून्य से नीचे गिर जाती है तो वह स्थिति अपस्फीति कहलाती है। कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जैसे मान लें मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है उसकी दर थी, पहले माना कि 5% थी, लेकिन अब 3% है। तो कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि इस स्थिति को अपस्फीति कह देते हैं, लेकिन ये मुद्रास्फीति है। इसमें केवल मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, यह अपस्फीति नहीं कहलाएगी। अपस्फीति नकारात्मक होती है, जैसे 5% से -3% पहुंच जाए या -2% पहुंच जाए तो इस स्थिति को अपस्फीति कहेंगे, अर्थात डिफ्लेशन कहेंगे, जबकि इसे मुद्रास्फीति ही कहेंगे या मुद्रास्फीति में गिरावट कहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपस्फीति जगह मुद्रास्फीति ना कही जाए। आइए हम समझते हैं कि किन कारणों से मुद्रास्फीति होती है। तो सबसे पहला कारण तो है हमारा मुद्रा के प्रवाह में कमी। ठीक मुद्रास्फीति के विपरीत मुद्रास्फीति में मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि होती थी, जबकि अपस्फीति में मुद्रा के प्रवाह में कमी हो रही है। तो मुद्रा के प्रवाह में अगर कमी होगी तो व्यक्तियों के पास धन कम होगा। जब धन कम होगा तो मांग कम होगी, और जब मांग कम होगी तो उस वस्तु के या सेवा के मूल्य में कमी करनी होगी कंपनी वालों को, फैक्ट्री वालों को, क्योंकि उनके भी तो जो कर्मचारी लगे हैं उन्हें वेतन तो देना पड़ता है। और अगर मूल्य में कमी नहीं करेंगे उस वस्तु या सेवा के तो कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाएगी और वो उनके लिए हानिकारक होगा और उनकी वस्तुएं मार्केट में नहीं चलेंगी, क्योंकि जब व्यक्तियों के पास धन ही नहीं रहेगा तो वो खरीदेंगे कैसे वस्तु या सेवा को। सेकंड कारण है अपस्फीति का कि ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है। माना कि आरबीआई ने ब्याज दरों में वृद्धि कर दी, जो लोन की ब्याज दरों में वृद्धि कर दी, तो जो जिस व्यक्ति को लोन चाहिए है मकान बनवाने के लिए या किसी भी काम के लिए चाहिए है तो वो लोन कम लेगा, और लोन कम लेगा तो व्यक्ति के पास धन की कमी होगी। जब धन की कमी होगी तो मांग में कमी होगी,
और मांग में कमी होगी तो वही मुद्रा के प्रवाह में कमी वाली आ जाएगी सिचुएशन। मांग में कमी होगी तो कंपनी वालों को उस वस्तु या सेवा का मूल्य कम करना पड़ेगा, और जब वस्तु या सेवा के मूल्य में गिरावट आएगी तो उसी को अपस्फीति कहते हैं। तीसरा है हमारा मांग में कमी। जैसा कि मैं पहले ही दोनों बता चुका हूँ कि मांग में कमी होगी तो फैक्ट्रियाँ बंद होने की कगार पे आ जाएंगी, वस्तुएं कम बेचेंगी तो उन्हें अपने मूल्य में कमी करनी होगी, जिस गिरावट को अपस्फीति कहेंगे। चौथा है हमारा कारण उत्पादन में तीव्र वृद्धि। सपोज दैट किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या है वो 100 है, माना कि 100 है, वहाँ पे पर डे 1000 लीटर दूध की खपत हो रही है, और वहाँ पे अगर दूध का उत्पादन 10,000 लीटर होने लगे तो उसे व्यक्ति के पास तो धन उतना ही है, और जो 100 व्यक्ति हैं उनके पास धन उतना ही है और व्यक्ति भी 100 ही हैं, लेकिन दूध है उसका उत्पादन 10,000 लीटर होने लगा है, मतलब 1000 से सीधा 10,000 लीटर, 9,000 लीटर बढ़ चुका है। तो इस दूध को बेचने के लिए उसके मूल्य में कमी करनी होगी। तो जब इसके मूल्य में कमी होगी तो उसी को अपस्फीति कहेंगे। अर्थात 100 लोग हैं, 100 व्यक्ति की खपत हो रही है 1000 लीटर की, 100 व्यक्ति 1000 लीटर दूध खर्च करते हैं, और 10,000 हो जाए तो उस दूध को बेचने के लिए मूल्य में गिरावट होगी, गिरावट करनी पड़ेगी, उसी गिरावट को अपस्फीति कहेंगे। पांचवा कारण है हमारा सार्वजनिक व्यय में कमी। सार्वजनिक व्यय से हमारा संबंध होता है जैसे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका वेतन भत्ता, जैसे जो सरकारी ऑफिस होते हैं उनके लिए धन व्यय, तो इसी को सार्वजनिक व्यय कहते हैं। जब से सार्वजनिक व्यय में कमी आ जाएगी तो व्यक्ति के पास धन की कमी आ जाएगी, और जब धन की कमी होगी तो वही होगा मांग में कमी होगी, मांग में कमी वाली सिचुएशन आ जाएगी, और मांग में कमी होगी तो भाई बेरोजगारी बढ़ेगी और मूल्य में गिरावट आएगी, उसी को अपस्फीति कहेंगे। आइए हम समझते हैं अपस्फीति के परिणाम क्या होते हैं। अपस्फीति जब हो जाए तो उसके बाद क्या होता है, किस क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले तो मुद्रा पर, तो वस्तु के मूल्य में कमी आ जाती है, वस्तु के मूल्य में कमी आएगी उसी को अपस्फीति कहेंगे। तो अपस्फीति सीधी है कि वस्तु के मूल्य में कमी आ जाएगी, लेकिन ये वस्तु के मूल्य में कमी आएगी कैसे, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अपस्फीति होगी जब मांग में कमी होगी तो जो कंपनी वाले हैं उन्हें अपनी वस्तु या सेवा के मूल्य में कमी करनी पड़ेगी, उसी से वस्तु के मूल्य में कमी आएगी। दूसरा है हमारा आर्थिक मंदी। तो आर्थिक मंदी आएगी, वस्तु एवं सेवा के मूल्य में कमी है उसी को आर्थिक मंदी कहेंगे। बेरोजगारी में वृद्धि होगी। बेरोजगारी में वृद्धि कैसे होगी, जब किसी वस्तु की मार्केट में मूल्य वृद्धि हो जाएगी और उसके मांग कम होगी तो जो कंपनी वाले हैं उन्हें अपना जो लाभ है उसे बरकरार रखने के लिए अपने कंपनी से कर्मचारियों को कम करनी पड़ेगी, और कर्मचारियों की कमी होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब अपस्फीति होती है तो मुद्रा के प्रवाह में कमी आ जाती है। जब मुद्रा के प्रवाह में कमी होगी तो प्रति व्यक्ति के पास मुद्रा उपलब्ध नहीं हो पाएगी, अर्थात प्रति व्यक्ति मुद्रा उपलब्धता में कमी आएगी। पांचवा है हमारा मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। जैसा कि उसी दूध वाले एग्जाम्पल समझते हैं कि 100 व्यक्ति हैं किस क्षेत्र विशेष में, ठीक है, और 1000 लीटर दूध की खपत है, लेकिन वहाँ 10,000 लीटर दूध का उत्पादन होने लगा है, और खपत तो 1000 लीटर की ही है, व्यक्ति 100 ही हैं। जब 10,000 लीटर दूध बेचना होगा तो उसके मूल्य में गिरावट करनी होगी, अर्थात मूल्य में कमी करनी होगी। तो माना कि पहले 50 रुपये में 1 लीटर दूध आता था, अगर मूल्य में कमी होगी, माना कि अब जब 10,000 लीटर का उत्पादन होने लगा है तो माना कि अब 25 रुपये में 1 लीटर दूध आता है, तो पहले जितना दूध खरीदने के लिए हमें 50 रुपये व्यय करने पड़ते थे, अब उतना ही दूध खरीदने के लिए हमें 25 रुपये व्यय करने पड़ रहे हैं, अर्थात 25 रुपये 50 रुपये के बराबर हो गए हैं।
अर्थात मूल्य जो मुद्रा है उसके मूल्य में, उसकी वैल्यू में वृद्धि हुई है। अर्थात अपस्फीति के समय मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी। निवेश में गिरावट आएगी। तो इससे हमारा क्या तात्पर्य है? निवेश में गिरावट क्यों आएगी? जब व्यक्तियों को लगेगा कि कंपनी घाटे में है तो निवेश कम करेंगे। व्यक्ति उसमें निवेश क्यों करेंगे जब कोई कंपनी घाटे में जा रही है, उसका भविष्य अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति उसमें निवेश कम करेंगे, अर्थात निवेश में गिरावट आएगी। अर्थात स्फीति के समय निवेश में गिरावट आती है। आइए हम समझते हैं मुद्रास्फीति को नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसके नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले तो हम बता चुके हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण नहीं, अपस्फीति को नियंत्रित करने के उपाय हैं। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अपस्फीति में ब्याज दरों में वृद्धि हो जाती है, तो नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में कमी करनी होगी। जब ब्याज दरों में कमी होगी तो व्यक्ति लोन अधिक लेंगे। जब लोन अधिक लेंगे तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी, अर्थात धन अधिक होगा। जब धन अधिक होगा तो वो मांग करेंगे, मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो मूल्य में वृद्धि होगी, वस्तु या सेवा के मूल्य में वृद्धि होगी। जब मूल्य में वृद्धि होगी तो अपस्फीति नियंत्रण में आएगी। दूसरा है हमारा उपाय मुद्रा के प्रवाह में वृद्धि करके। माना कि प्रति व्यक्ति के पास 500 रुपये थे, अब 1000 रुपये हैं, तो मांग करेगा किस वस्तु या सेवा की, तो मांग में वृद्धि होगी, इससे अपस्थिति वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, इससे अपस्थिति नियंत्रण में आएगी। तीसरा भाई हमारा टॉपिक है कि मांग में वृद्धि करके। तो इन्हीं दोनों टॉपिक से तीसरा टॉपिक रिलेटेड है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, मांग में वृद्धि करेंगे तो वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे अपस्फीति आएगी। निवेश की मात्रा को बढ़ाकर, अर्थात जब व्यक्ति किसी कंपनी में ज़्यादा निवेश करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी। और जब धन की कमी नहीं होगी तो वो धन किसी न किसी चीज़ में तो खर्च होगा ही। अर्थात सामान्य नागरिक या व्यक्तियों के पास भी धन की कमी नहीं होगी, और धन की कमी नहीं होगी तो मांग में वृद्धि होती रहेगी, तो उससे अपस्फीति नियंत्रण में आ जाएगी। अर्थव्यवस्था में अपस्फीति और मुद्रास्फीति का सर्कल चलता रहता है। जैसे अपस्फीति को नियंत्रण करने के लिए उपाय किए तो उससे मुद्रास्फीति भी आ जाएगी, और जब मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए उपाय करेंगे, अगर ज़्यादा दिन तक वो उपाय बने रहे तो अपस्फीति आ जाएगी। तो जो अपस्फीति या मुद्रास्फीति है, इसका सर्कल हमेशा चलता रहता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को कितने भागों में बांटा गया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।